इस रोमांचक और एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। जैक तो अब यहाँ पर अपने कई साथियों के साथ क्रिसमस एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन बाकी बच्चों की तरह जैक सांता क्लॉज में बिल्कुल बिलीव ही नहीं किया करता था। जैक को तो ऐसा लगता है कि सांता क्लॉज नाम की कोई चीज ही नहीं होती और ये उन्हें गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। जैक की ये सारी बातें उसके फ्रेंड्स नहीं समझ रहे होते, इसीलिए जैक उन्हें सच्चाई बताने के लिए एक दरवाजे के पास लेकर गया जहाँ सारे बच्चों के पेरेंट्स ने वहाँ उनके लिए गिफ्ट्स रखे होते हैं। जैक तो उन्हें सच बता देता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे पेरेंट्स ने रखी है, ना कि सांता क्लॉज ने। सभी बच्चे इस पर गौर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ये पता चल जाता है। अब जैक इसीलिए बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, इसी वजह से शायद जैक को कोई भी गिफ्ट्स नहीं मिलते। अब जब ये सारी बातें जैक के अंकल को पता चली तो वो उसे बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं, क्योंकि एक तरीके से जैक ने उन बच्चों का भरोसा तोड़ा है जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि सांता क्लॉज आकर उन्हें क्रिसमस में गिफ्ट देंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लेकिन जैक के अंदर मौजूद सांता क्लॉज के प्रति वो सारी भावनाएं मिटी नहीं। वो अभी भी सोचता था कि सांता नहीं होते और ये सभी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अब हमें यहाँ कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जैक काफी बड़ा हो चुका था। जैक तो एक हैकर बन चुका होता है जो कई सारे क्रूशियल डेटा को चुरा कर उसे ब्लैक मार्केट में बेचता था। इस वक्त भी जैक नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर वो क्रूशियल डेटा को चुराएगा। इस पूरे प्रोसेस में जैक बहुत ज्यादा माहिर होता है क्योंकि उसने चालाकी से अंदर घुसने का तरीका निकाल लिया था। सबसे पहले जैक ने कैमरा और सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस बंद करने के लिए वहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया। उस मोमेंट के बाद अंदर घुसने में बहुत ही आसानी हो रही थी। लगातार आगे बढ़ते हुए जैक वहां के डेटा को चुरा लेता है और बड़ी आसानी से बाहर भी निकल जाता है। उसने अपने सारे सबूत मिटाए भी और उस डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया। इस पूरे प्रोसेस में जैक को काफी अच्छे पैसे भी मिलते थे, यानी वो इससे अपनी लाइफ बड़ी आसानी से गुजार सकता था। अब यहाँ क्रिसमस का समय चल रहा था तो एक मॉल के अंदर कई सारे लोग सांता के साथ फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन वहाँ मौजूद जितने भी बच्चे और बड़े लोग हैं उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि सामने जो मौजूद है वो असली सांता क्लॉज है। सांता के साथ तो उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है जिसका नाम कैल था। कैल का काम होता है कि सांता को अलग अलग जगह पे लेके जाना, वो भी एकदम सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए। अब सारे बच्चों के साथ फोटो क्लिक करने के बाद कैल सांता को लेकर निकल पड़ता है वापस उनकी दुनिया में जाने के लिए। यानी कि सांता एक अलग ही जगह पर रहा करते थे जो इंसानी दुनिया से दूर होती है। कैल तो यहाँ पर सांता को एक पीछे वाली जगह से लेकर जाता है जहाँ उनकी गाड़ी मौजूद थी। सांता की गाड़ी तो बहुत सारे हिरणों से जुड़ी हुई होती है जो हवा में लेकर अब उसे उड़ने लगे थे। कैल को ये सवारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें उल्टियां आती हैं, लेकिन अब वो सांता के साथ सीधा निकल पड़ा था उनके एक मैजिकल किंगडम के अंदर। ये प्लेस इंसानों की दुनिया से काफी ऊंचाई पर होती है जहाँ कोई भी पहुंच ना पाए। इस मैजिकल दुनिया के बाहर एक शील्ड मौजूद थी जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था। अब जब वो सभी अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ अलग अलग टाइप के जानवर से लेकर कई मैजिकल बीज भी दिखाई दिए। सभी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि कुछ समय में क्रिसमस आने वाला है और सांता अपने पूरी टीम के साथ मिलकर बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर कैल अब सांता के पास आकर कहता है कि वो अब ये काम नहीं कर सकता, यानी कि वो इस काम से रिजाइन कर रहा है। सांता ने तो अब कैल से रीजन पूछने का ट्राई किया कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम हो गई। तब जाकर कैल समझाता है कि पहले जब वो बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते। इसमें ही कैल को भी खुशी मिलती क्योंकि वो सारे सपने पूरे कर रहा है। लेकिन अब वही बच्चे सांता पर विश्वास नहीं करते और गलत काम कर रहे हैं। तो अब कैल को यहाँ कोई भी रीजन नहीं समझ रहा होता कि वो इन बच्चों के लिए अपना टाइम स्पेंड करे। अब सांता को भी कैल की ये बात बहुत वैल्यूएबल लगती है, लेकिन उन्होंने उसे मना लिया था कि इस क्रिसमस तक तुम रुक जाओ। कैल ने भी बहुत सोचने के बाद सांता के साथ ये डील कर ली होती है। अब हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखाए जा रहे थे जिनके पास बहुत सारे एडवांस वेपन्स होते हैं। वो उसी वेपन्स की मदद से लगातार सांता के उस मैजिकल एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि वो सभी अब शील्ड को काट रहे होते हैं जो उनकी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। लगातार अब शील्ड को तोड़ने के बाद वो सब अंदर घुस गए। वहाँ दूसरी तरफ कैल जो कि इस पूरी जगह की प्रोटेक्शन का इंचार्ज था, उसे ये हलचल महसूस हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। ये बात उसने अपने टीम मेंबर्स को बता दी थी और अब वो सीधा सांता को उसके महल में खोजने के लिए चला गया। पता चलता है कि सांता अपने महल में है ही नहीं। वहाँ पर से कैल को किसी एडवांस कार की जाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसे देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि शायद सांता को इसमें किडनैप करके लेके जाया जा रहा है। कैल तो अब तुरंत ही सांता को बचाने के लिए उस एडवांस कार का पीछा करने लगा। उस कार की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कैल फिर भी उसके ऊपर कूद गया और लगातार सांता को बचाने के पर्पस से आगे बढ़ने लगा। एक समय पर तो कैल वहां से नीचे भी गिर जाता है, लेकिन उसने अपना एक छोटा सा डिवाइस निकाला जो अगले मोमेंट में बर्फ पर चलने वाली एक बड़ी सी मशीन बन जाती
है। कैल अब उसी की मदद से कार का पीछा कर रहा होता है। अब ट्रैवल करते हुए वो सभी शील्ड के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। कैल किसी भी हालत में सेंटा को बचाना चाहता था तो उसने तुरंत ही एक बड़ा बर्फ का तूफान ला दिया, क्योंकि कैल के पास सेंटा द्वारा दी गई हुई कई सारी ताकतें और टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे कि वो दुश्मनों को मार सकता था। कैल जब तुरंत ही जमी हुई कार के अंदर जाकर सेंटा को ढूंढता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी कैल को आसमान में एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया जो वहाँ से कहीं दूर जा रहा होता है, यानी एक्चुअल में सेंटा उसके अंदर किडनैप किए गए हैं और इस कार की मदद से उन्हें गुमराह किया जा रहा था। कैल ने यह सारी बातें अपने कमांड सेंटर पर बता दी थी कि किस तरीके से सेंटा किडनैप हो चुके हैं। उनका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। उन्हें एक और बात पता चली थी कि इस जगह के लोकेशन के बारे में किसी ने डेटा लीक किया है और थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चला कि ये काम जैक नाम के एक आदमी का था। यानी कि अब उन सभी को जैक को किसी भी हालत में पकड़ना होगा कि उसने ये डेटा किसे बेचा है। हमें तो अब यहाँ जैक को दिखाया गया जो कि ड्रिंक करके बाथटब में लेटा हुआ था। तुरंत ही अब जैक को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वो बता रही थी कि उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वो अपने बेटे को स्कूल नहीं छोड़ पाएगी, यानी कि अब जैक को ही उसके बेटे को पिकअप एंड ड्रॉप करना होगा। यहाँ जैक अपने बेटे से बहुत कम ही मिला करता था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसी की तरह चोर बने। अब अपने फादर होने का फर्ज निभाने के लिए वो अपने बेटे को छोड़ने और घर पर भी लेकर आता है। वहाँ से छोड़ने के बाद जब जैक अपने घर पर जा रहा था तो उसने कुछ नोटिस किया। उसे कई लोग फॉलो कर रहे होते हैं और अब अगले ही मोमेंट में एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर फायर करने लगे। जैक तो उन सभी के हमलों से बचता हुआ उनके ही इलेक्ट्रिक गन उनके साथियों पर अप्लाई कर दे रहा था। जैक समझ गया कि ये सभी उसे पकड़ने के लिए आए हैं और अगर एक बार वो पकड़ा गया तो बाहर नहीं भाग पाएगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाता है और वहाँ से सही सलामत बाहर निकलने लगता है। लेकिन इस समय वहाँ और भी ज्यादा लोग आने लगे थे जो जैक को पकड़ना चाहते थे, इसीलिए अब जैक वहाँ से एक दूसरे बिल्डिंग के ऊपर कूद जाता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तभी सामने जो नाम की एक लेडी मौजूद होती है जिसने इलेक्ट्रिक शॉक देकर जैक को बेहोश कर दिया, जो दरअसल उसी सेंटा के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। उन सभी ने तो बेहोश हुए जैक को किडनैप किया और अपने साथ लेकर चले गए। जैक को थोड़ी देर में जब होश आता है तो वो कंफ्यूज था कि आखिर वो कहाँ पहुंच गया है। जो उसे बताने लगी कि तुम सेंटा की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर हो जहाँ पर दुनिया भर के कई मैजिकल बीस्ट और सेंटा रहते हैं जो बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब जैक को ये बातें बताई जाती हैं तो वो इन चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था। उसे तो अपने बचपन से ही सेंटा के ऊपर भरोसा नहीं था और वो इन बातों को बकवास समझता है। जैक कह रहा था कि मैजिक बीस्ट के बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना है। अब जो अचानक एक घोड़े को लेकर आती है जो अपने मुंह से आग निकाल पा रहा था। इस मैजिकल बीस्ट को देखकर तो जैक के होश उड़ जाते हैं और उसे इन चीजों पर भरोसा करने पर मजबूरी होना पड़ा। जो तो अब यहाँ जैक से पूछने लगी कि तुमने इंटरनेशनल स्टेशन से जो डेटा चुराया था वो किसे बेचा। लेकिन जैक को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जिस डार्क वेब पर वो लोग डील किया करते थे तो बायर और सेलर के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं होता। थोड़ी देर में कैल भी वहाँ पर आ जाता है जो फिलहाल गुस्से में था। उसने तो सिचुएशन समझ के अपने आप को काम डाउन कर लिया। यहाँ पर जैक पूछने के बावजूद भी कुछ बता नहीं रहा था तो कैल का भाई आ जाता है जो एक बियर था। उस बियर की हरकतें तो एकदम इंसानों जैसी थी और वो बहुत ही गुस्से में आकर जैक को पकड़ने लगा। उसने तो जोर से दबाकर जैक की पीठ की कुछ हड्डियां भी तोड़ दी थी। जैक को यह समझ में आ चुका था कि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो मारा जाएगा, इसीलिए जैक ने कह दिया कि वो उन गैंगस्टर्स को ट्रेस करने का ट्राई करेगा। शायद अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके उनकी लोकेशन का उसे पता चल जाए। बाकी सारे लोग जैक के अंदर थोड़ा विश्वास दिखाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेंटा दिखाए जा रहे थे जिन्हें एक चैम्बर में कैद करके रखा गया था। उनके सामने से एक लेडी आती है जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था सेंटा को किडनैप करने का। उस लेडी का ये मानना होता है कि सेंटा बहुत बुरी तरीके से काम करते हैं। वो सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा करते हैं बल्कि बुरे लोगों को हटाते नहीं। तो उस लेडी का विजन ये था कि वो सेंटा की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ले और उसकी मदद से ऐसा वेपन बनाए जिससे वो पूरी पृथ्वी पर राज कर सके। सेंटा जिस चैम्बर में मौजूद थे उनकी सारी शक्तियां एब्जॉर्ब होने लगी। पावर्स कम होने के कारण सेंटा अगले मोमेंट में वहीं बेहोश हो गए। अब जैक ने यहाँ पर किसी भी तरीके से एक लोकेशन बताई थी, इसीलिए कैल उस जगह पर जाकर गैंगस्टर से सारी बातें पूछने के लिए निकल पड़ा था। सबसे पहले वो दोनों मिलकर एक टॉय शॉप में जाते हैं और कैल अपने लिए कुछ खिलौने लेने लगा। अब ये बातें जैक को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होती, लेकिन जैक ने खुद एक टॉय कार उठा ली थी। अब कैल यहाँ जैक को लेकर एक स्टोर रूम के पास आता है और उसके अंदर जाकर टेलीपोर्ट हो गया था। जैक को भी खींचते हुए कैल दूसरी तरफ चला गया। कैल ने जैक को सब कुछ समझा दिया कि हमारे लिए टेलीपोर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सारे टॉय शॉप के दरवाजे
दरवाजे से ही टेलीपोर्ट करते हैं और अपने मैजिकल सामान उसी जगह पर रखते हैं। कैल ने तो जैक द्वारा ली गई वो छोटी सी टॉय कार को नीचे रखा और जादू की मदद से उसे बड़ी और लग्जरियस कार बना दी, यानी वो इसके अंदर बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दोनों निकल पड़े थे एक पाम बीच की तरफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। जैक के मुताबिक इसी जगह पर वो गैंगस्टर और उसके सभी आदमी मौजूद हैं जिसे कि उसने डेटा बेचा होता है। तो अब यहाँ पर कैल को सिर्फ यही पता लगाना था कि उस गैंगस्टर्स ने आखिरकार इस डेटा को किसके पास दिया है। उस जगह पर तो बड़े बड़े माफिया ग्रुप्स मौजूद होते हैं। कैल तो अब जैसे ही बीच के ऊपर आता है तो उसे कुछ लोगों ने घेर लिया था, बट उन्हें नहीं पता कि कैल कोई इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो कई सारी मैजिकल पावर्स मौजूद हैं जिससे वो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। और अब वो इन्हीं एबिलिटी का यूज करके उन सभी से फाइट करने लगा और उन्हें डैमेज पहुंचाने लगा। कुछ समय बाद ही वो सभी लोगों को मारकर वहां साइड में कर देता है और सीधा पहुंचता है उस गैंगस्टर के पास। कैल और जैक तो यही पूछ रहे होते हैं कि बेचे गए डेटा को तुमने किसे दिया। अब वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वो बोलने लगा कि जिसे उसने ये डेटा दिया होता है उसका नाम वो नहीं ले सकता, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी है। लेकिन कैल के फोर्स करने पर उस गैंगस्टर ने नीचे की तरफ उसका नाम लिख दिया। उस लेडी का नाम ग्रेलर होता है। कैल ने तो जाने अनजाने में वो नाम पढ़ लिया था, जिसके बाद ग्रेलर नाम की उस लेडी को सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ जाकर रिवील हुआ कि ग्रेलर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जिसने कि सेंटा को किडनैप किया है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक ब्लैक विच है जिसके पास कई सारी डार्क मैजिकल पावर्स मौजूद थी। ग्रेलर तो अब अपनी एनर्जी का यूज करके उस गैंगस्टर को कंट्रोल करने लग जाती है। ग्रेलर को अब जाकर सब समझ में आ गया था कि ये दोनों सेंटा को बचाने के लिए आए हैं। ग्रेलर जैक और कैल से कहने लगी कि सेंटा को वो कभी नहीं छोड़ने वाली, वो उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक ऐसा वेपन बनाने वाली है जिससे सारे बुरे इंसानों को खत्म कर दिया जाए। ये बोलते ही ग्रेलर अपने आप शांत हो गई और चारों तरफ का माहौल एकदम काला पड़ गया था। वो गैंगस्टर भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि ग्रेलर उसे मारने के लिए जरूर कुछ न कुछ भेजेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। पानी के अंदर से अब एक आइसक्रीम ट्रक बाहर निकलने लगी। उस ट्रक के अंदर से तो बड़े बड़े आइस मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं जो कि इन सभी को मारने के लिए आए थे। कैल, जैक और वहां पर मौजूद सभी लोगों पर ये आइस मॉन्स्टर्स हमला करके मारने लग जाते हैं। कैल भी अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन आइस मॉन्स्टर से फाइट करने लगा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये आइस मॉन्स्टर अपने वेपन या फिर किसी भी चीज से हमला करते थे तो चोट लगने वाले इंसान की पूरी बॉडी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती थी। वो गैंगस्टर वहां से भागने की सबसे पहले कोशिश करता है, लेकिन स्नो मॉन्स्टर्स ने उसे भी मारकर बर्फ का बना दिया था। जैक भी लगातार अपनी जान बचाकर छुप रहा होता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। अब यहाँ कैल अपनी एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा कर रहा था, फिर भी वो आइस मॉन्स्टर्स मरते नहीं। इसी वजह से अब अचानक उसने आइस मॉन्स्टर्स के नाक पर लगी हुई वो गाजर निकाल दी होती है। ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर वहां पर खत्म हो गया था, यानी इस आइस मॉन्स्टर की पूरी ताकत उनके नाक में है। कैल इसी तरीके से बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारने में बिजी हो जाता है। वहीं अब एक दूसरा आइस मॉन्स्टर तो जैक के पीछे पड़ा हुआ था और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। जैक को इन राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उस मॉन्स्टर को जलाने का भी ट्राई कर रहा होता है। अफसोस की बात ये थी कि मॉन्स्टर इस तरीके से नहीं मरने वाले। जैक जब एक पूल के रास्ते से बाहर निकल रहा था तो उस मॉन्स्टर ने पूरा बर्फ ही बना दिया होता है। जैक का पैर बर्फ के अंदर फंस गया और वो मॉन्स्टर सीधा बढ़ने लगा उसे मारने के लिए, बट जैसे उसने ऐसा करने की कोशिश की तो कैल वहां पर आके उसके नाक पर लगी हुई गाजर को निकाल देता है, यानी इससे वो मॉन्स्टर मर चुका था। फिलहाल के लिए जैक को कैल ने बचा लिया था, लेकिन आगे चलकर पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। हमें यहाँ दूसरी तरफ ग्रेलर दिखाई जाती है जिसने कि अपनी मशीन की मदद से सेंटा की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। वो उसी पावर्स की मदद से एक ऐसे वेपन को बनाती है जिसके अंदर वो इंसानों को कैद करेगी, यानी कि उसके ऊपर ऐसा जादू किया गया था कि कोई भी इंसान उसे टच करेगा तो वेपन के अंदर चला जाएगा। ग्रेलर अब जल्द से जल्द चाहती थी कि जितने भी दुनिया में बुरे इंसान है वो इसके अंदर उन्हें कैद कर ले। उसने तो चोरी चुपके इस वेपन को गिफ्ट के तौर पर इंसानों के पास भेजना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक बहुत ही करप्ट बिजनेसमैन दिखाई देता है जिसके पास ये वेपन गया। उस वेपन को गिफ्ट समझकर जैसे ही वो बिजनेसमैन अपने हाथ में लेता है तो वो छोटा बनकर उसके अंदर ही जाकर कैद हो जाता है, यानी कि अब इसी वेपन का यूज करके ग्रेलर चारों तरफ बुरे इंसानों को कैद कर रही होती है। सेंटा और उसकी पूरी टीम वालों को इस बारे में पता चल गया था कि ग्रेलर ने अपनी काली शक्तियां फैलाना स्टार्ट कर दिया है और बड़े पैमाने पर बुरे लोग दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। भले ही ये बात अच्छी है कि बुरे लोग कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमेशा के लिए मार दिया जाए। बुरे लोगों को भी सुधरने का मौका दिया जा सकता है। सेंटा की पूरी टीम ट्रैक करने लगी थी कि ग्रेलर कहां कहां अपने काले जादू को फैला रही है और अब उसकी लोकेशन बहुत ही क्लोज चली गई थी उस जगह पर जहां सेंटा का भाई रहा करता था।
जैक और कैल को यही लगने लगा कि अब सेंटा को मारने के बाद वो सेंटा के भाई के पास जा रही है उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी वजह से उनकी प्रोटेक्शन करना थोड़ा जरूरी था। तो कैल अब यहाँ जैक को लेकर निकल पड़ा सेंटा के भाई के पास। सेंटा का भाई भी एक अलग ही दुनिया में रहता था जो सेंटा की तरह तो नहीं लेकिन बहुत डार्क होती है। वहाँ पहुंचते ही उन्हें कई सारे डार्क क्रिएचर्स दिखाई दिए और ड्रैगन्स भी मौजूद होते हैं। उनसे बचकर आगे निकलने के लिए कैल ने अपने पावर्स का यूज किया और अपने साइज को छोटा करने लगा, जिससे कि वो खतरनाक क्रिएचर्स और ड्रैगन से बचते हुए निकल जाते हैं। अब कैल ने जैक को यहाँ पहले से ही समझा के रखा था कि इस जगह पे जितने भी कीमती चीजें हैं जैसे कि सोना चांदी के सिक्के, उन्हें बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि सब पे माया जाल लगा हुआ है जो हमें कैद करके रख देगी। लेकिन जैक तो एक चोर होता है, इतनी कीमती चीजें देखने के बाद वो अपने आप को कैसे रोक सकता था। इसीलिए जैक ने वहाँ पर रखे हुए सोने के कॉइन्स चुराने की कोशिश की। ऐसा करते ही वहाँ मौजूद मैजिकल सायरन्स बजने लगे होते हैं, जिससे कई क्रिएचर्स वहाँ पर आ चुके थे। उन क्रिएचर्स ने कैल और जैक पर हमला करके उन्हें बंदी बना लिया था। यानी कि अब उन दोनों को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक सेंटा के भाई उसे बुलाते नहीं। थोड़ी देर में ही उन दोनों को सेंटा के भाई के पास पेश किया गया, जो कि कई सारे क्रिएचर्स और अपने लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सभी साथ मिलकर स्लैब गेम खेल रहे थे जिसमें सेंटा का भाई लीड कर रहा था। अब यहाँ कैल सेंटा के भाई के पास पहुंचकर सब चीजें बताता है कि कैसे ग्रिलर नाम की एक खतरनाक विच ने सेंटा को किडनैप कर लिया है और वो उसके पावर की मदद से वेपन बना रही है जिसके अंदर बुरे इंसानों को कैद किया जा सकता है। सेंटा का भाई बहुत ज्यादा हंसने लगा क्योंकि ग्रिलर और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और कुछ टाइम पहले वो यहाँ पर भी आई थी उस वेपन को लेने के लिए। यानी जाने अनजाने में सेंटा के भाई ने भी ग्रिलर की मदद की है। सेंटा का भाई उस मोमेंट के बाद काफी उदास हो गया था, इसीलिए उसने जैक और कैल को बंदी बनाकर रखने के लिए कह दिया। जैक और कैल हमेशा के लिए यहाँ फंसे नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए अब जैक ने एक चतुराई का काम किया और सेंटा के भाई से एक चैलेंज करने की कोशिश की। वो सेंटा के भाई से कहने लगा कि आप कैल के साथ एक स्लैब गेम खेलो, अगर कैल जीत गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए आपके गुलाम बनकर रहेंगे। सेंटा के भाई को ये चैलेंज अच्छा लगता है, लेकिन कैल अब फंस गया था। सबसे पहले सेंटा का भाई स्लैप करता है जिससे कि कैल की पूरी बॉडी हिल गई होती है। अब बारी थी यहाँ पर कैल की। कैल अब जैसे ही सेंटा के भाई को स्लैप करने गया तभी जैक ने उसके हाथ पर लगी हुई एक मशीन एक्टिवेट कर दी। इस मशीन की मदद से उसकी स्लैप करने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। कैल ने काफी फुर्तीले तरीके से एक स्लैप किया जिससे सेंटा का भाई दूर जाकर गिरता है। यानी कि इस कंपटीशन में कैल की जीत हो चुकी है, बट जैक को अंदाजा था कि ये जीतने के बावजूद भी वो लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। इसीलिए अब कैल और जैक ने छोटे छोटे टॉयज को बड़ा बना दिया जो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। सारे खिलौने वाले रोबोट्स उन लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। अब यहाँ जैक और कैल को अच्छा मौका मिल गया तो वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगे। वो सेंटा के भाई के चंगुल से तो बच गए थे, लेकिन ग्रिलर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कैल तो यहाँ जैक को थैंक यू भी कहता है उसकी जान बचाने के लिए। जैक तो अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ग्रिलर आखिर चाहती क्या है। अब ग्रिलर नाम की उस खतरनाक विच का नाम बोलते ही उसे सारी बातें सुनाई देने लग जाती हैं। ग्रिलर को पता चल गया था कि कैल और जैक उसके प्लान के बारे में जानते हैं और उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए ग्रिलर ने उन्हें फंसाने का एक प्लान बना दिया। कैल और जैक जब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उनके सामने एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर वही वेपन मौजूद था जिसे टच करने पर कोई भी उसके अंदर चला जाएगा। ये बातें जैक और कैल को पता थी, इसीलिए वो उसे टच नहीं करते। पर अगले ही मोमेंट में जैक को उसके बेटे का कॉल आता है और वो उनके ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि जैक के बेटे को एक गिफ्ट मिला होता है जो कुछ और नहीं बल्कि वही खतरनाक वेपन था। जैक के बेटे को लग रहा था कि ये उसके फादर ने भेजा है। अब जैसे ही जैक का बेटा उसे टच करके दिखाने लगा तो उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलती है। देखते ही देखते डार्क मैजिक के कारण जैक का बेटा उसके अंदर कैद हो गया था। जैक तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि वो अपने बेटे को कैसे बचाए। चाहे कुछ भी हो जाए, जैक को कुछ भी अपने बेटे को होने नहीं देना है। इसीलिए जैक ने अपने सामने रखे हुए उस वेपन को टच कर लिया जिससे उसे लग रहा था कि वो अंदर जाकर अपने बेटे को बचाएगा। पर अफसोस जो भी उसके अंदर जाता उन्हें अलग अलग वेपन के अंदर कैद करके रखते थे। इसी तरीके से अब ग्रिलर ने कई सारे लोगों को अंदर कैद करके रखा था जिससे कि वो लोगों को गिफ्ट के तौर पर देगी। यानी कि इस मोमेंट पर कैल को अब कुछ करना होगा, नहीं तो सभी लोग इसी तरीके से मरते जाएंगे। कैल तो अब सीधा बचाने के लिए एक लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल उन दोनों को यही नहीं पता चल पा रहा था कि ग्रिलर की लोकेशन क्या है, लेकिन अब कैल तुरंत ही जो और अपने टीम मेंबर से कनेक्ट करता है जो कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा था। कैल ने कहा कि सेंटा कभी भी अपनी सिटी से बाहर गए ही नहीं होते क्योंकि ग्रिलर को सेंटा की पूरी पावर्स एब्जॉर्ब करनी थी और वो उसी की मदद से इतने सारे लोगों को कैद कर पा रही है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेंटा की सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ उनकी सिटी में यूज की जा सकती हैं। यानी कि ग्रिलर ने हम सभी को बेवकूफ बनाया सिटी से बाहर निकल के भागने का।
बल्कि वो तो अपने साथियों के साथ सेंटा को लेकर सिटी में ही मौजूद थी। जितने भी लोग उसके पास काम करते हैं वो बहरूपीय हैं जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि कैल को ये भी कंफर्म हो चुका था कि सेंटा की वाइफ भी ग्रिलर से मिली हुई है। वो जब उनसे बात कर रहा था तो कैल ये समझ जाता है और उसका शक सही निकला। सेंटा की वाइफ तो एक क्रिएचर थी जो ग्रिलर के लिए काम करती है, तो इसीलिए अब कैल कहीं और ढूंढने के बजाय सीधा सेंटा की सिटी में चला जाता है। हमें तो अब जैक और उसका बेटा दिखाया गया जो साइड बाय साइड वेपन्स के अंदर कैद हुए होते हैं। जैक अब यहाँ पर बहुत ही उदास हो गया और वो अपने बेटे से माफी मांग रहा था कि उसने कभी भी उसका ध्यान नहीं रखा। जैक तो सिर्फ यही चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ना बने। अब अपने फादर की इतनी मायूसी भरी बातें सुनने के बाद जैक का बेटा भी कन्विंस हो जाता है और उन्हें माफ कर देता है। उन दोनों को अपनी गलती के एक्सेप्ट करने के कारण वो वेपन टूट चुका था और दोनों बाहर निकल जाते हैं। थोड़े समय में उस जगह पर कैल अपने साथियों के साथ आ चुका था और अब जैक ने भी डिसाइड किया कि वो उसके साथ मिलकर ग्रिलर को रोकने की कोशिश करेगा। जैक और कैल की टीम सीधा निकल पड़ती है उस कमांड सेंटर की तरफ जहां पर सेंटा को कैद किया गया होता है। ये वो प्लेस होता है जहां से सेंटा निकलते थे सभी को गिफ्ट देने के लिए। और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि कैल का अंदाजा सही था। ग्रिलर वहीं पर अपने सभी साथियों के साथ ये सारी चीजें ऑपरेट कर रही थी। वहां पहुंचते ही अब घमासान जंग चालू हो जाती है। एक तरफ थे ग्रिलर के खतरनाक सैनिक तो दूसरी तरफ कैल की टीम। दोनों टीम्स के बीच काफी घमासान फाइट होने लग जाती है। उस जगह पर तो बियर भी हेल्प के लिए आ चुका था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही हमें ग्रिलर की असली शक्तियों के बारे में पता चलता है। वो अपने असली फॉर्म में आ गई जो बड़ी होती जा रही थी। उसके सामने तो जैसे कोई भी नहीं टिक पाता। यहाँ तक कि कैल की भी शक्तियां उसके सामने कुछ भी नहीं। पर थोड़ी देर के अंदर हमें पता चला कि वहाँ सेंटा का भाई आ चुका है। सेंटा का भाई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी ग्रिलर से फाइट करने जाता तो है, पर ग्रिलर ने उसकी भी शक्तियां एब्जॉर्ब कर ली और उसे काफी कमजोर बना दिया। ग्रिलर तो उन्हें पकड़कर मारने ही वाली थी, पर इससे पहले सेंटा बाहर निकल जाते हैं। सेंटा की पावर्स अब पूरी तरीके से उनके पास आ चुकी थी, तो वो सीधा ग्रिलर के पास जाकर उसे मारने लगे। ग्रिलर का साइज पहले से काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि उसके अंदर डार्क एनर्जी होती है, बट सेंटा के सामने वो कुछ भी नहीं थी। सेंटा ने उसे बहुत ज्यादा मारा और उसी के बनाए गए वेपन के अंदर कैद कर दिया। ये सबसे खतरनाक वेपन होता है जो सेंटा ने अपने लिए बनाया था, यानी कि ग्रिलर चाहने के बावजूद भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। सभी लोग सेंटा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रिलर के कैद होने के बाद सारी चीजें नॉर्मल तो हो गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। क्रिसमस के आने में अब बहुत कम समय बचा था और सेंटा को निकलना होगा सारे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। जैक, कैल और उसकी पूरी टीम ने सेंटा की इसमें मदद की और निकल पड़े होते हैं वो रात के समय बच्चों को प्रेजेंट देने के लिए। जैक, जो कि इन सारी चीजों पर भरोसा कभी नहीं किया करता था, उसे अब जाकर पता चल गया है कि सेंटा सच में होते हैं। सारे बच्चों का सेंटा पर विश्वास बना रहे, वो भी वही चाहता था। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।